हेलो स्टूडेंट, मैं निर्भय विलेज स्कॉलर यूट्यूब चैनल में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। ये है आपका फेवरेट सेशन प्रॉब्लम सॉल्व इन 10 मिनट, जिसमें हम लोग 1982 के फिजिक्स का क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहले पार्ट में 15 क्वेश्चंस कर चुके थे, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। इसमें भी हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही कर करके थोड़ा सा और टाइम एक्सपेंड होगा तो ज्यादा क्वेश्चन लेंगे। चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप इसका पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। और चलिए देखिए, ये है स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि डायनेमो का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मतलब कि डायनेमो इज यूज्ड एट विच प्लेस। डायनेमो, पहले आप डायनेमो समझते हैं क्या? डायनेमो आप कैसे समझ सकते हैं? आप देखिए अपने गांव में जनरेटर जिसको हम लोग बोलते हैं, जनरेटर जो है उसमें एक मशीन लगा होता है, 10 का या 8 का इंजन लगा होता है। उसके आगे एक अल्टरनेटर या इसी को डायनेमो बोलते हैं। तो वो क्या करता है, जब मशीन ऐसे ऐसे घूमता है, जब आप मशीन को हैंडल मारते हैं और उसमें मशीन किस पे चलता है, पेट्रोल डीजल पे चलता है, उसमें डीजल डालते हैं तो उसमें जो आप उसको चालू करते हैं तो वो चलना शुरू करता है। उसके साथ पुली के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है डायनेमो के पुली को, और जब ये नचता है तो इसको भी नचाता है। जब ये नचता है तो डायनेमो क्या करता है, एक वो घूमता है तो उसका मोटर घूमता है, तो उसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो डायनेमो में आप क्या देखिए, आप दिए थे यांत्रिक ऊर्जा और क्या मिल गया, विद्युत ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा मतलब जो आप बाहर से एनर्जी दे रहे हैं घुमाने के लिए, वो क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा हो गया, मतलब मैकेनिकल एनर्जी। और जो आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है। तो आप समझ गए डायनेमो का क्या काम है। ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो आपका आंसर तो यहां से हो गया, कौन सा हो गया, डी। लेकिन क्या हम लोग इतना ही सीखेंगे? नहीं, हम लोग तो बहुत कुछ सीखेंगे। अब बताइए, आपसे यहाँ पे डायनेमो था, एक मिनट, डायनेमो का तो पूछ लिया ने, डायनेमो क्या कर दिया, यांत्रिक को किसमें, विद्युत में, यांत्रिक को विद्युत में। ठीक है, दिख रहा है ना। दूसरा देखिए, दूसरा क्या हो गया, डायनेमो हो गया। आपसे पूछ लेता है कि जो आपके घर में जो बैटरी होता है ना, ये 12 वोल्ट वाला बैटरी या कार की बैटरी, उसमें कौन सा ऊर्जा किस ऊर्जा में चेंज होता है। तो देखिए, उसके अंदर होता है सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है, तो वो रासायनिक ऊर्जा है। उसके पास क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा, मतलब केमिकल एनर्जी होता है। तो उसमें केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब कि बैटरी में, बैटरी क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत में कन्वर्ट करता है। इंग्लिश वाले लिख लें, विद्युत। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर आपसे पूछता है, जो ये साउंड बॉक्स होता है, स्पीकर होता है, वो क्या करता है, आप उसमें देखिए तार वायर से एक एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। फिर पूछता है, सोलर जो आपके घर के छत पे होता है, वो क्या करता है, तो वो क्या करता है, आपको क्या करता है, धूप को, मतलब कि सनलाइट को किसमें, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसके बाद आपसे पूछता है कि आपके घर का जो विद्युत मोटर होता है, विद्युत मोटर मतलब कि इलेक्ट्रिकल मोटर पूछता है। इलेक्ट्रिकल मोटर क्या करता है, तो विद्युत मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा, उसमें मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कहे तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। देखिए, मोटर और डायनेमो एक दूसरे का, जब आपको पूछे डायनेमो क्या करता है, तो यांत्रिक को विद्युत में, मतलब मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। लेकिन यही पूछे कि आपको इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक मोटर तो क्या करता है, विद्युत को यांत्रिक में कन्वर्ट करता है। और भी मैं आपको बता दूं, चलिए, आई होप कि इतना ठीक है। और मैं इसका एक लिस्ट दे दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे। अभी अगर आप तक नहीं ज्वाइन हुआ तो क्रैक पॉलिटेक्निक क्रैक पॉलिटेक्निक टेलीग्राम ग्रुप पे जुट जाएं, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताएं कि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराया जाता है। और जिन बच्चे को, जो बच्चे क्वेश्चन सेंड किए हुए हैं, वो लोग नाराज नहीं होंगे, मैं उनका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। थोड़ा आज बिजी था तो मैं सोचा चलो यही करा देता हूँ, इसको कम से कम खत्म कर लूं, कल नेक्स्ट वाले वीडियो में आपका कर दूंगा। ठीक है, तो मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ आप लिखते जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है,
कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा। इंग्लिश वाले बच्चे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम रेसिस्टेंस। तो ऑप्शन आपका क्या है, पहला ऑप्शन है 100 वाट का बल्ब, दूसरा ऑप्शन है 1000 वाट का विद्युत चूल्हा, तीसरा ऑप्शन है 500 वाट का विद्युत प्रेस, और पांचवा ऑप्शन है कितना है 25 वाट का बल्ब, और छठा है 750 वाट का विद्युत केटली। तो देखिए कैसे पता चलेगा कि किसका पावर ज्यादा होगा। जब आप पावर का फॉर्मूला पढ़े थे, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन टेक्निकली सही नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में टेक्निकली आपको बताना चाहिए था इसमें कि इसमें क्या है, वोल्टेज है ना, जो वोल्टेज घर में जो वोल्टेज आता है वो सबके लिए सेम आता है। वोल्टेज कितना आता है सबके घर में, जनरली इंडिया में 220 वोल्ट का आता है, ठीक है, 220 वोल्ट सबके घर में आता है। तो वोल्टेज यहाँ पे फिक्स है, वोल्टेज क्या है, फिक्स है। तो इस केस में क्या होता है, पावर और वोल्टेज, पावर का रिलेशन कितना पढ़े थे, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर भी पढ़े थे, ठीक है, P इक्वल्स टू V बाई आर पढ़े थे, V स्क्वायर बाई आर पढ़े थे, और कुछ पढ़े थे पावर का फॉर्मूला। ये एक और फॉर्मूला था, याद है आपको, याद है आपको, आप वो तीसरा फॉर्मूला आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि पावर का, कुछ थोड़ा आप लोग भी मेहनत करें कि पावर का तीसरा फॉर्मूला क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो कह रहा है ना कि वोल्टेज फिक्स है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला को हम नहीं देखेंगे, वोल्टेज का रिलेशन इसमें है और इसमें है। तो क्या होगा, कौन सा मतलब कि क्या होगा, देखिए क्या दिख रहा है इस फॉर्मूला से, पावर और वोल्टेज में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है, मतलब कि ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा। अब इसमें पूछ रहा है कि आपको रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो रेसिस्टेंस पूछ रहा है किसमें ज्यादा होगा, तो जिसमें पावर कम होगा उसमें रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा। दोनों में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तो इसलिए देखिए चारों ऑप्शन में सबसे न्यूनतम पावर किसका है, जिसका सबसे मिनिमम पावर होगा उसका रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए सबसे छोटा प्रतिरोध क्या है, 25 वाट का बल्ब, 25 वाट वाला जो होगा उसका पावर क्या है, सबसे कम है, तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, सबसे, इसका पावर सबसे कम है तो रेसिस्टेंस क्या है, सबसे ज्यादा होगा, क्या होगा, मोर होगा, ठीक है। तो आप, आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि किस ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे। तो जिसका पावर ज्यादा उसका रेसिस्टेंस कम, जिसका पावर कम उसका रेसिस्टेंस ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 100 वाट के एक बल्ब, देखिए आपके बोर्ड पे 100 वाट का एक बल्ब 20 घंटे तक जलता है तो कितने यूनिट का बिजली खर्च होगा। चलिए कह रहा है कि 100 वाट का बल्ब है, बल्ब जो है, बल्ब का जो वाट किसका यूनिट होता है, पावर का। आपको पावर दिया गया है, पावर दिया गया है 100 वाट, ठीक है, 100 वाट का बल्ब है। बोल रहा है कि अगर ये कितना देर तक चलता है, 20 घंटे तक चलता है, टाइम कितना दिया गया है, 20 आवर तक चलता है। तो पूछ रहा है कि कितने यूनिट का कितना यूनिट खर्च होगा। यूनिट का बारे में क्या जानते हैं, एक यूनिट में बराबर क्या होता है, एक यूनिट बराबर क्या होता है, एक, पहले तो यूनिट जो होता है वो ट्रांसफार्मर, एक यूनिट में क्या होता है कि आप इसको, इसका यूनिट का मतलब कि यूनिट क्या होता है, KWH, मतलब 1000 वाट पर आवर को क्या बोलते हैं, एक यूनिट बोलते हैं। तो ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें क्या है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कौन सा फॉर्मूला है, कितना एनर्जी खत्म हुआ है, एनर्जी जो है, एनर्जी खत्म करने के लिए मैं बताया था, एनर्जी इक्वल्स टू कितना होता है, पावर इंटू टाइम, शक्ति इंटू समय को क्या बोलते हैं, एनर्जी। आपसे यूनिट मतलब एनर्जी में पूछ रहा है कि कितना एनर्जी खर्च होगा। तो आप देखिए क्या हो गया, पावर का वैल्यू कितना है 100 वाट इंटू टाइम कितना दिया गया है 20 आवर, तो कितना हो गया 2000 वाट आवर। लेकिन आपको ऑप्शन देख रहे हैं तो वाट आवर में ऑप्शन नहीं दिया गया है, यूनिट में ऑप्शन दिया गया है। तो कितने यूनिट में, अगर यूनिट क्या होता है, किलो वाट आवर होता है, तो ये वाट आवर तो है लेकिन इसको किलो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा। पता है ना कि मतलब कि किसी चीज को किलो में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग देना पड़ता है। तो 1000 से भाग दोगे तो कितना, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 किलो वाट आवर। और इसी किलो वाट आवर को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो क्या हो गया 2 यूनिट का बिजली खर्च होगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे।
एनर्जी बराबर क्या होता है, ऊर्जा बराबर पावर गुने टाइम। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेंगे अपने शॉर्ट नोट्स में, मैं बताया था पहले भी शॉर्ट नोट बना लेंगे। और कितना होता है, पावर और टाइम दिया गया है पावर, तो यहाँ से आप वाट आवर में आ रहा है, लेकिन जो यूनिट होता है वो किलो वाट आवर को एक यूनिट बोलते हैं, इसलिए किलो वाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड किए, 1000 से भाग देने के बाद 2 यूनिट आ गया, और इस तरह से आपका आंसर कौन सा हो गया, 2 यूनिट, आंसर सी हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इंग्लिश वाले, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में क्वेश्चन पढ़े, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं कि 20 ओम रेसिस्टेंस ऑफ 20 ओम रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में क्या किया गया, उनको कनेक्ट किया गया है। इफ दिस सर्किट इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी, देन हाउ मच करंट विल बी फ्लो। हिंदी में बोल दे एक बार कि कह रहा है कि 20 ओम वाले 10 रेसिस्टर को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, अगर उसको 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दे तो कितना आपको धारा का वैल्यू प्राप्त होगा। ऐसा क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि देखो ये ऐसा 10 रेसिस्टर है, कैसा है, ऐसे ऐसे करके 10 रेसिस्टर, मतलब ये पहला है, ये इसका 20 ओम का है, ये भी 20 ओम का है, 20 ओम का है, ऐसे ऐसे करके 10 को लगाया है 20 ओम को। अगर इसको एक 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया जाए, 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया जाए, तो इस सर्किट में कितना करंट का फ्लो होगा। तो करंट बराबर क्या जानते हैं, आई बराबर क्या होता है, V बाई आर, मतलब कि वोल्टेज बाई रेसिस्टर। तो आपको तो V पता है कि 12 वोल्ट यहाँ पे रखोगे, ठीक है, लेकिन R क्या रखोगे, 20 रखोगे नहीं, 20 ओम को, ये सॉरी मैं ये सीरीज बता दिया हूँ, पैरेलल में लगाया गया है। ऐसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे करके 20 लगाया गया। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में लगाया गया है। मैं थोड़ा फिगर ढंग से नहीं बनाया हूं, क्योंकि फिगर के यहाँ पे कोई मतलब नहीं, हम लोग जल्दी सॉल्व करने वाले हैं। तो I इक्वल्स टू V बाई आर है, तो आपको तो I इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई आर। तो V तो पता है 12 वोल्ट, लेकिन R कैसे करोगे, 10 रेसिस्टर है 20 ओम का, तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना होगा ना। तो आपको पता है ना कि कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टर, जब पैरेलल में हो तो कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn, जितना रहेगा ऐसे करके जोड़ेंगे, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R इक्विवेलेंट। और जब सीरीज में हो, श्रेणी में हो, तो कैसे करते हैं, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। ठीक है, तो इस तरह से जोड़ते हैं। ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे, अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जाके वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे समझाया गया है। लेकिन अभी तो अपने पास कितना है, 10 ओम का रेसिस्टर, कितना, कौन सा रेसिस्टर दिया गया है, रेसिस्टर दिया गया है 20 ओम का 10 रेसिस्टर 10 है। ठीक है, उसको श्रेणी क्रम में, सीरीज क्रम में, सॉरी समानांतर क्रम में, मतलब इस तरह से जोड़ा गया है। तो चलिए इसका R इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20, ऐसे ऐसे करके कितना बार करेंगे, 1/20 10 बार, 1 2 3 4 5 6, बीच में भी कुछ होगा। अब इतना का एलसीएम निकालेंगे आप, करेंगे तो इससे ज्यादा बेटर होगा कि आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताया गया था कि R इक्विवेलेंट जब एक ही सब रेसिस्टर का वैल्यू एक 20 ओम का है, जब अलग अलग होता तो ऐसे ही जोड़ना पड़ता, लेकिन अगर सबका वैल्यू बराबर है तो इसको निकालने के लिए, इस तरह के रेसिस्टर के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए, प्रतिरोध निकालने के लिए आपको दिया गया था R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, जितना रेसिस्टर दिया गया वो डिवाइडेड बाई, मतलब जितना रेसिस्टेंस दिया गया उतना डिवाइडेड बाई जितना रेसिस्टर दिया गया उतना, मतलब R/N। अब यहाँ पे रेसिस्टेंस कितना दिया गया है, 20 ओम दिया गया है, और कितना रेसिस्टर है, 10 रेसिस्टर है, तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2। मतलब इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो गया, 2 आ गया। अब करंट निकल जाएगा ना, V की जगह पे कितना है 12, और रेसिस्टेंस की जगह पे कितना है 2, 2 छके 12, 6 एम्पियर का करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा इस सर्किट में, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा, B। आंसर क्या हो जाएगा, B। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। तो आप कौन कौन सा फॉर्मूला आप लिख लेंगे, ये लिख लेंगे, ये लिख लेंगे, और ये फॉर्मूला ये आपके लिए है। तो देखिए हम लोग एडिशनल भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, आप नोट डाउन कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, पूछ रहा है कि विद्युत आवेश का इकाई क्या होता है। विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज
क्या पूछ रहा है आपसे, यूनिट पूछ रहा है। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट, सब लोग जानते हैं क्या होता है, कूलाम्ब होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम्ब होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना ही थोड़ी ना सीखेंगे हम लोग, और भी बहुत कुछ सीखेंगे। वोल्ट, पहला ऑप्शन है वोल्ट। वोल्ट किसका यूनिट होता है, विभवांतर का, या वोल्ट किसका यूनिट होता है, वोल्ट विभवांतर। इंग्लिश वाले बच्चे वोल्टेज का होता है या पोटेंशियल डिफरेंस का। अगला दिया गया है एम्पियर। एम्पियर किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का, विद्युत धारा का। तीसरा क्या है दिया गया है, ओम। ओम किसका होता है, ओम किसका यूनिट होता है, रेसिस्टेंस का या प्रतिरोध का। ठीक है, ये सब आप लिखते चलेंगे। और चौथा क्या दिया गया है, कूलाम्ब तो हो गया। इतना आप लोग नया नया बात सीख गया। ठीक है, अब आइए, ठीक है, आप लिख लिया ना इतना, मैं नेक्स्ट बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक 2 ओम का प्रतिरोध 10 वोल्ट के बैटरी के साथ जुड़ा है, तो प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाला धारा क्या होगा। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे, इफ 2 ओम रेसिस्टर इज कनेक्टेड विथ 10 वोल्ट बैटरी, देन व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट सर्किट। ये क्या है, कह रहा है कि एक ये क्या है, ये क्या है, ये 10 वोल्ट का बैटरी है, 10 वोल्ट का बैटरी है, इसके साथ 2 ओम का क्या है, रेसिस्टर जुड़ा हुआ है। तो कह रहा है कि इस पूरे सर्किट में करंट आई का वैल्यू क्या होगा। तो क्या जानते हैं, आई इक्वल टू, अभी पढ़े ना, आई इक्वल टू वी बाई आर। सरे बार कर लेंगे, वी कितना दिया गया है 10 और आर कितना दिया गया है 2, कट के कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए आपको 5 एम्पियर दिया गया है, कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं, मतलब कि ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 5 एम्पियर ई ऑप्शन हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। ये देखिए आठवीं के एग्जाम का क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है कि क्वेश्चन दिया गया है कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, 6 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 2 उत्तल लेंस से एक खगोलीय दूरबीन बनाई गई है। सामान्य संयोजन के लिए दूरबीन से उच्च आवर्धन क्षमता क्या होगा। अब देखिए इस तरह से क्या बोल रहा है कि 2 लेंस दे दिया गया है, आपको 2 लेंस दे दिया गया है। इस एक का फोकस दे दिया गया है कितना 6 सेंटीमीटर, और दूसरे का फोकस ये F1 है, ये F2 है, इसका 30 सेंटीमीटर दे दिया गया। जब भी इस तरह से इन दोनों फोकस को मिला के एक खगोलीय, इंग्लिश वाले खगोलीय क्या बना रहा है, दूरबीन बना रहा है, मतलब एक टेलीस्कोप बना रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि उस टेलीस्कोप का आपको आवर्धन, मतलब वो मैग्निफिकेशन मैक्सिमम चाह रहा है। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, इसमें क्या होता है FO बाई FE। इस तरह से हम लोग FO या FE के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पे क्या करें, आपको आवर्धन क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। अब आप सोचिए कि आवर्धन क्या होता है, मैक्सिमम चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो अगर आप ये बड़े वाले को ऊपर रखोगे, छोटे वाले को नीचे रखोगे, तब तो आपका M का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आएगा। आप दोनों में से किसी को ऊपर रख लो। देखो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लो आपके मन में आया कि एक बार क्या लिख लिए 30/6 कितना आ गया 5। एक बार क्या रख लिए M इक्वल टू 6/30, इसमें क्या आ गया 1/5। आपको कह रहा है कि आपको मैक्सिमम चाहिए, अधिकतम चाहिए। अब आप ही बताओ कि 5 ज्यादा है कि 1/5 ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है कि 5 ज्यादा है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि बड़े वाले को अगर आवर्धन ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो बड़े वाले को ऊपर रखना है, छोटे वाले को नीचे रखना है। दैट्स इट, इतना ही इस क्वेश्चन में है। ठीक है, ये आप फॉर्मूला लिख लेंगे। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या होगा। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन में कुछ नहीं समझा सकता, इसमें ये वैल्यू है जिसको आपको रटना पड़ेगा। आपके तापमान वाले चैप्टर में सबका गलनांक दिया गया है, बर्फ का, पानी का, सबके गलनांक और क्वथनांक के बारे में दिया गया है। आपके एनसीईआरटी के बुक में भी है, तो आप वहां से ढूंढ के ये सारे चीज सबका आप याद कर लेंगे। यहाँ पे बर्फ का पूछ दिया गया है, कल जाके पानी का पूछ लेगा या किसी और का पूछ लेगा, तो आप वहां से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, मुझे अगर मिलेगा वो तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वो लिस्ट। ठीक है, ये देख लीजिए, इसमें क्या होता है 80 कैलोरी पर ग्राम होता है बर्फ का, आप यहाँ पे याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब चैप्टर पढ़ रहे थे तरंग गति, उसमें पढ़े थे 2 तरह का तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। क्या पढ़े थे, 2 तरंग पढ़े थे, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। हम लोग बताए थे कि अनुप्रस्थ
अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है ना, इसमें तरंग ऐसे, तरंग जो वेव है वो इस दिशा में चलता है, वेव इस दिशा में चलता है, यहाँ पे दिख रहा, वेव ऐसे चलता है, तो इसके माध्यम के पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर क्या करते हैं, मोशन करते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। वेव ऐसे चलता है तो इसके पार्टिकल, मतलब कि वेव के मोशन में और उसके पार्टिकल के गति में क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ऐसे तरंग को क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ बोलते हैं, या क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं ट्रांसवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो वेव होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। तो जो प्रकाश तरंग आता है वो इस तरह का ही वेव है, प्रकाश तरंग क्या है, इस तरह का वेव है। लेकिन ध्वनि तरंग है, तो आपका आंसर हो गया कि प्रकाश तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। इंग्लिश में बोले तो क्या है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि ध्वनि तरंग क्या है, साउंड वेव, ध्वनि तरंग मतलब कि साउंड वेव मतलब ध्वनि तरंग कैसा है, तो वो क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। वो क्या है, अनुदैर्घ्य मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसमें दो ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप दोनों नोट कर लेंगे। प्रकाश तरंग क्या है, अनुप्रस्थ है, और साउंड वेव मतलब ध्वनि तरंग क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट बताता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिजली का चमक 3 सेकंड के बाद बिजली के चमक से 3 सेकंड बाद गरज सुनाई पड़ती है तो तड़ित की दूरी कितनी थी यदि ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। इस तरह का आपसे कह रहा है, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे, इफ द साउंड ऑफ क्या होता है, बिजली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थंडरिंग जो होता है। इफ द साउंड ऑफ थंडरिंग इज हेयर्ड बाई एनी ह्यूमन या हेयर्ड बाई 3 सेकेंड आफ्टर 3 सेकेंड द लाइटिंग। जब बिजली चमकती है, आप कभी भी देखते हैं तो जब बिजली चमकती है तो उसका चमक पहले दिखाई देता है और उसका साउंड क्या होता है, बाद में दिखाई देता है। तो थंडरिंग का जो साउंड आ रहा है, साउंड जो आ रहा है वो 3 सेकेंड बाद आ रहा है, किसका, लाइटिंग का, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट थंडरिंग। कह रहा है कि वो, अगर कह रहा है कि मान लो यहाँ पे ये क्लाउड था, ये यहाँ पे ये चमक इसमें जो हुआ, लाइटिंग जो हुआ, वो यहाँ पे कोई खड़ा व्यक्ति क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखा, मतलब कि जब देख रहा है उसके बाद उसके 3 सेकंड के बाद जिसको क्या पड़ता है, सुनाई पड़ता है, ठीक है। तो 3 सेकंड बाद सुनाई पड़ता है। अगर ये कह रहा है जो ये वेव आ रहा है, ये जो वेव आ रहा है इसके पास, इसका चाल जो दिया गया है 330 मीटर पर सेकंड दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी क्या होगा। तो बहुत इजी सवाल है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। आपको निकालना क्या है, दूरी निकालना है। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। इसके नीचे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो समय दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर कितना हो जाएगा, चाल गुने समय, ठीक है। चाल कितना दिया गया है, 330 दिया गया है, और समय कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। 330 इंटू 3, मैं थोड़ा सा जानबूझ के इस तरह से लिखता हूँ, मतलब कि जल्दी आपका, मैं देखिए बहुत अच्छा से इसलिए नहीं लिखता हूँ कि आप जितना कम समय में ज्यादा चीज सीख पाए। मैं कॉन्सेप्ट पर ध्यान देता हूँ क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आपको वहां पे लिखना नहीं है, आपको जितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि लिखने पे ध्यान ना दूं, जितना ज्यादा से ज्यादा चीजें बता दूं। तो आप इस बात पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 990 मीटर आ जाएगा, और आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन वेग। कह रहा है कि एस्केप वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया है कि किस बात पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपको एस्केप वेलोसिटी आना चाहिए। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2g एक मिनट, v एस्केप वेलोसिटी ve इक्वल्स टू √2gm अपॉन r, ये होता है। अब यहाँ पे क्या आपको समझना पड़ेगा, g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है,
ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। आप इसका वैल्यू कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कितना होता है, जैसे कि कितना होता है 6.67 इंटू 10 के पावर, ये पावर 10 के पावर वाला आप मतलब ये पूरा वैल्यू आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। मुझे याद है, लेकिन आपसे पूछ रहा हूँ, देखता हूँ कि आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट करेंगे नहीं, तो आप जी का वैल्यू कमेंट करेंगे। इसका पूछता है कि क्या होता है इसका, मैं इसका यूनिट बता देता हूँ कि जी का यूनिट क्या होता है। क्या होता है जी का यूनिट, आप बताइए। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपको बताया भी था कि आप इसका यूनिट निकाल सकते हैं कैसे। ये वेलोसिटी का यूनिट आपको पता है ना, क्या होता है मीटर पर सेकेंड। इसको इधर करके इसको इधर करके आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसका यूनिट। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर क्या होता है इसका यूनिट। आप ग्रेविटेशन वाला मेरा चैप्टर देखिएगा। तो चलिए मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि ये क्या होता है। जी तो हो गया, एम क्या है, एम क्या है, मास है किसका, द्रव्यमान है किसका। जिस प्लेनेट पे मतलब अर्थ पे हो तो अर्थ का, हर प्लेनेट का अपना अपना एस्केप वेलोसिटी होता है। एस्केप वेलोसिटी के बारे में हम क्या समझ सकते हैं, देखो जैसे ये पेन है तो आप सोच सकते हैं ना कि इसको फेंकेंगे ऊपर तो फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाता है। लेकिन अगर इस पेन को एक ऐसे वेलोसिटी से, एक ऐसे ये ऊपर से नीचे क्यों आ जाता है, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण आ जाता है। लेकिन अब एक ऐसा भी कोई वो होगा, एक ऐसा भी कोई वेलोसिटी होगा जिससे आप इसको ऊपर फेंकोगे तो फिर ये कभी दोबारा लौट के पृथ्वी पे नहीं आएगा। इसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। तो किसी भी हर ग्रह का अपना अपना एस्केप वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो इसके किस किस बात पे डिपेंड करता है, ये मास किसका है, उस प्लेनेट का है। प्लेनेट या ग्रह का मास है जिस ग्रह पे, तो ये मास किसका है, अर्थ का या पृथ्वी का। अर्थ का मास है, ये अर्थ का मास है, ठीक है, पृथ्वी का मास है। अब आर क्या है, आर क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है किसका, पृथ्वी का त्रिज्या है। तो आप क्या देख रहे हो ना, वस्तु का तो मास का या कुछ वेट का किसी चीज का इसमें जिक्र ही नहीं है फॉर्मूला में। तो वस्तु के मास से वो अलग होता है। ये मास किसका है, पृथ्वी का मास है। ये तो हमेशा सबके लिए बराबर होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और ये त्रिज्या क्या है, उस क्या है, उस प्लेनेट का त्रिज्या है। तो ये आपको समझ में आ गया कि वो वस्तु के मास से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, वस्तु के मास पे डिपेंड नहीं होता है। और आपको अर्थ का एस्केप वेलोसिटी याद है, सब वैल्यू लिखते चलिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर इस स्पीड से आपको मैं फेंक दूंगा ऊपर तो आप दोबारा पृथ्वी पे नहीं आओगे। अदरवाइज आप जल्दी से एग्जाम निकाल के अपने अपने कॉलेज में चले जाओ, ठीक है। ये वेलोसिटी बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया, इस क्वेश्चन से कितना कितना बात हम लोग सीख लिया कि एस्केप वेलोसिटी इतना होता है। एस्केप वेलोसिटी वस्तु के मास पे नहीं डिपेंड करता है। ऑप्शन में क्या क्या, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, नहीं गलत है। द्रव्यमान तो इसमें वस्तु का द्रव्यमान दिया गया नहीं, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। फिर कहता है वस्तु का साइज पे, वस्तु का साइज कहीं जिक्र नहीं है, वस्तु के साइज पे भी नहीं डिपेंड करता है। इसके बाद क्या कह रहा है, वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। हाँ, वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, आपका सी आंसर सही है। तो आप इतना समझ गए। और आप इससे भी आपसे ये भी पूछ लेता है कि एस्केप वेलोसिटी, वस्तु का एस्केप वेलोसिटी और उसके प्लेनेट के मास में क्या रिलेशन होता है। तो क्या देख रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास। और क्या देख रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट। ये इतना बात आपसे पूछ जाता है इस क्वेश्चन में, आपसे इतना पूछ लेगा। और इसका एस्केप वेलोसिटी पूछता है कि पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए, आई होप कि आप इतना समझ पाएंगे। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धूमकेतु का पुच्छ होता है, ठीक है। धूमकेतु आप समझते हैं, इसका इंग्लिश टर्म मेरे दिमाग से निकल रहा, आप लिख लेंगे। देखिए मैं समझा दे रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे क्या उसका क्या। देखो ये सन है, सन जो है ना, ये सन है, ठीक है, ये सन है अपना। इसके देखो इधर बहुत धूल कण है, तो इसके पीछे गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके पीछे धूल कण का एक इस तरह से बन जाता है, ठीक है, एक आवरण बन जाता है, धूल कण का एरिया बन जाता है। तो इसको देखने पे लगता है ना कि ये सन का क्या पूछ है, टेल है। तो ये क्या है, धूमकेतु जो होता है हमेशा सन से क्या करता है, विपरीत दिशा में बनता है, ठीक है, विपरीत दिशा में बनता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पूछल पूछते हैं, बोलते हैं या पुछ बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया, सूर्य के हमेशा विपरीत ओर बनता है, ये क्या बनता है, धूमकेतु। चलिए आई होप कि आप समझ पाए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है, बोर्ड पे कह रहा है कि तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ है। तारों का निर्माण कैसे प्रारंभ हुआ है, तो आप जब पढ़े होंगे सन के बारे में या तारा के बारे में। सन भी क्या है, सूरज भी एक अपना तारा है। तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो होता है वो हीलियम के रूप में कन्वर्ट क्या होता है, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होता है, हीलियम में। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से क्या होता है, तारा का निर्माण होता है। अब आपसे इतना तो क्वेश्चन हो गया, ये आपका आंसर कितना हो गया, बी हो गया। हाइड्रोजन गैस को हीलियम में कन्वर्ट करने से क्या बनता है,
तारा का निर्माण होता है। तो और कुछ एडिशनल बात पूछ ले तो पूछ लेगा, कभी कभी आपसे पूछ लेता है, जो सन है ना, सन के पास जो एनर्जी होता है, जो हम लोग को इतना एनर्जी देता है, वो अपना एनर्जी कैसे देता है? तो सन में जो एनर्जी जो होता है वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा आता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन, इंग्लिश में बोले तो न्यूक्लियर फ्यूजन के तरफ से, फ्यूजन। एफ एक आता है FU, एफ एक होता है FI। तो इसके वजह से, फ्यूजन की वजह से, जुड़ने की वजह से, नाभिक के जुड़ने से, तो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से क्या होता है? सन में एनर्जी होता है। और अगर कहेगा कि जो परमाणु बम होता है उसमें कौन सा, अगर परमाणु बम के पास भी तो एनर्जी होता है, जो फटता है तो बहुत तबाही मचा देता है, तो उसके पास कौन सा, या न्यूक्लियर बम जो होता है उसमें कौन सा एनर्जी होता है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, उसमें टूटता है। फ्यूजन मतलब क्या होता है? संलयन मतलब जुटना, मतलब सन के पास हाइड्रोजन हीलियम में जुटता है या कन्वर्ट होता है। तो इसके पास क्या है? नाभिकीय संलयन है। और जो आपके पास न्यूक्लियर बम होता है उसके नाभिकीय विखंडन के प्रक्रिया से उसके पास एनर्जी होता है। तो इतना आप समझ गए, सन के पास कौन सा एनर्जी है? हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, या स्टार के पास हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से एनर्जी होता है। और सन के पास जो सूरज के पास जो एनर्जी होता है, नाभिकीय संलयन विधि के द्वारा उसके पास एनर्जी आता है। और न्यूक्लियर बम जो होता है उसमें क्या होता है? नाभिकीय विखंडन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा आता है। आई होप कि आप समझ पाएंगे। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 29 नंबर। बोल रहा है टंगस्टन कितना डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है? टंगस्टन जो होता है ना, काफी बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस होता है, इसलिए उसका बहुत जगह जो आपके घर में जितना भी हीटिंग एलिमेंट है, जैसे आपके घर में आयरन हो गया या हीटर हो गया, इन सब चीजों में क्या लगाते हैं? टंगस्टन का वायर लगाते हैं। तो उसका जो गलनांक होता है वो 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 3000 डिग्री। इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि वो बहुत ज्यादा उसका प्रतिरोध होता है और वो 3000 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है? पिघल जाता है। तो आप इसको डाटा को आपको याद करना होगा, तो आप ध्यान में रखिएगा 3000 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ। तो पूछ रहा है किसका मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। और आपके आंसर से और भी आपके ऑप्शन से पूछ कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य मतलब वर्क का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसके बाद क्या है ऑप्शन में? आपके ऑप्शन में है बल मतलब फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और क्या है? आवेश क्या होता है? चार्ज का मतलब क्या होता है? कुलाम्ब होता है। ठीक है, कुलाम्ब होता है। और ठीक है, इतना हम लोग पढ़ लिए। चलिए, आई होप कि आप इतना बात समझ पाए होंगे और जो मैं एडिशनल बात बता रहा हूँ उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।